अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट की परफॉर्मेंस आज काफ़ी फ्लैटिश नोट पे दिखाई दे रही है। स्टार्ट ऑफ द वीक हमने देखा मार्केट के अंदर कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन थी, रोल ओवर वीक है और मार्केट की परफॉर्मेंस पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पे कॉशियस स्टैंस दिखाई दे रहा है, कोविड केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट है, तो ये तमाम चीज़ें कंपाइल होकर मार्केट के अंदर जो स्टैंस दिखा रही हैं वो कॉशियस या फिर हम कहेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक रुके हुए हैं। पोजिशंस ऑफलोड नहीं, लेकिन वो अपनी पोजीशंस पे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आए तो वो आने वाले दिनों में और बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट स्टैटिस्टिक देखते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 47,672.68 के लेवल पर, हाई साइड मार्केट की 47,910.12, लोअर वॉज 47,616.73 एंड फाइनली क्लोजर 47,686.99। काफी छोटे से स्पैन में मार्केट ने आज ट्रेड किया है। इंट्राडे हाई अच्छा पंच किया, 14.31 के इजाफे के साथ एक फ्लैट नोट पे मार्केट का क्लोजर रहा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 432.62 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 17.59 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 13.92 बिलियन रुपीज एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL अगेन इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.10 के डिक्लाइन के साथ, 3.74 पे क्लोजर, 36.63 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्कॉट पे 0.21 का डिक्लाइन देखा गया, 10.06 पे क्लोजर रहा, 34.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली KSB मुदारबा 0.41 का इजाफा देखा गया, 3.34 पे क्लोजर रहा, 17.83 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट्स डिफरेंट सेक्टर्स से जो है बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेक्टर्स की देखी जा रही है, लेकिन अगेन थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पॉलिसी रेट की फोरकास्ट के बारे में। आज अनाउंसमेंट भी है, अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ दिखाई दे रही है वो भी आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी गहरी नज़र है आपकी इकोनॉमी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर सबसे पहले ये बताइए, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और अगर पूरी बात करें हम, कोविड के चैलेंज होने के बावजूद भी तमाम चीज़ें अपनी जगह पे इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। आज चूँकि पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट है तो क्या फोरकास्ट है? डिफरेंट एनालिसिस चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ एंटिसिपेशन देखी जा रही है अनचेंज रहेगा, स्टेटस को रहेगा, और कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ इम्कानात हैं। देखिए, स्टेट बैंक की जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जब अनाउंस की गई थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में गवर्नर साहब ने कैटेगोरिकली एक चीज़ मेंशन की थी राइट। कि कम हम काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं इंटरेस्ट रेट को। 7% पे ले आए थे पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को, और ये 5.5% का डिक्लाइन था एक साल के अंदर अंदर। इसके बाद देखने में ये है कि दोबारा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड शुरू हो गए थे। इन्फ्लेशन के फिगर आ रहे थे, वो ज़्यादा आ रहे थे, और उसमें स्टेट बैंक को बीइंग गार्जियन ऑफ द मनी मार्केट और गार्जियन ऑफ द कमर्शियल बैंक, एक चीज़ उसके को देखनी पड़ती है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वरना कोई डिपॉजिट नहीं करेगा। डिपॉजिटर्स को पॉजिटिव रेट मिलना चाहिए। राइट। तो प्रेडिक्ट ये किया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाना पड़ जाए। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल मेंशन कर दी थी कि इस तरह नहीं होगा कि जंप देंगे, एकदम से बढ़ा देंगे, ग्रेजुअली हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट के बाद आज की मॉनेटरी पॉलिसी में, जहां बहुत सारे लोग ये एडवाइस भी कर रहे हैं, उनकी विशेस भी हैं, पर्टिकुलरली जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं या बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, कि इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक मार्केट में ये बिल्कुल चीज़ है, लोगों के जहन में है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया जाए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। तो आपने देखा कि जब स्टॉक मार्केट, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी आनी होती है या जिस दिन बजट आना होता है, उस दिन मार्केट बड़ी स्पेकुलेटिव होती है। एग्जैक्टली सर, तो बजट से पहले तो थोड़ी सी वो पॉजिटिविटी स्पेकुलेटिव थी, होती है। लेकिन अब आज के दिन हम कहेंगे फ्लैटिश नोट दिखाई दे रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, अभी पॉलिसी रेट के बारे में बात हो रही है। आपने कहा कि कुछ एनालिसिस ऐसे भी आए हैं जिसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की पेशन गोई भी की जा रही है, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। Okay. दोनों कंज्यूमर प्राइस पे भी, सेंसिटिव प्राइस पर भी। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा हो तो ज़्यादा अरसे तक इंटरेस्ट रेट कम रखा नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं होता, वरना रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। Right. उस पर डिपॉजिट्स नहीं आएंगे बैंक के पास, बैंकों की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। बैंक को डिपॉजिट की ज़रूरत है। उसमें देखें, दो इंडिकेटर बड़े अजीब व गरीब इंडिकेटर आ रहे हैं। एक तो ये कि जो बजट में जो फिगर थे पब्लिक फाइनेंसिंग की, डेफिसिट फाइनेंसिंग की, उसमें 1 ट्रिलियन से ज़्यादा गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक लोन जनरेट करना है बैंकों के ज़रिए, ठीक है। तो वो डिपॉजिट चाहिए। दूसरा ये कि जो बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर के फिगर आए हैं लास्ट क्वार्टर में, स्टेट बैंक ने रिलीज़ किए हैं, उसके हिसाब से जो क्रेडिट फाइनेंसिंग है टूवर्ड प्राइवेट सेक्टर वो कम हुई है। कम होने का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी ना, Okay. लोन कम जाएंगे सर, उनको। इतने ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट को उसके हमने बावजूद देखा ना हो। 7% Yes. रखा गया, क्योंकि 13.25 जैसा कि आपने कहा कि अग्रेसिवली कम किया गया, तो अग्रेसिवली बढ़ाया भी गया था, अगर आपको याद हो 2018 एंड 19 के अंदर, क्योंकि IMF की भी कुछ नेगोशिएशन थी और उन तमाम चीज़ों को अगर हम कंपाइल करें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था। मोर और लेस पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज़्यादा ही रहे हैं, हमेशा ज़्यादा रहे हैं, अभी भी ज़्यादा हैं, कम करने के बावजूद भी ज़्यादा है। बिल्कुल, और उसकी 7%। रीज़न बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। इसका इन्फ्लेशन से डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो हमेशा दूसरी कंट्री से ज़्यादा रहे हैं, अभी भी डोमेस्टिकली भी। और हमने जो गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड लॉन्च किए हैं फॉरेन करेंसी में, उस पर भी 7% के करीब हम दे रहे हैं। वर्ल्ड में 6 to 7%, 6 to 7% दे रहे हैं, वर्ल्ड में तो 1.5% की एवरेज है।
सर ऑयल प्राइसेस का बढ़ना भी एक इम्पैक्ट है, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का बढ़ना, क्योंकि हम ओवरऑल ग्लोबली नहीं, इन्फ्लेशन को देख रहे हैं सर। इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करेंगे ना, पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन की राइट। बात कर रहे हैं ना। तो अगर दूसरी जगह इंटरेस्ट रेट कम है और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं तो वो अट्रैक्ट तो करता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो ओके पाकिस्तान में ओके मतलब हाँ है बॉन्ड खरीदेगा, यहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन ये है कि उसका ज़ाहिर है कि उसकी वजह से बर्डन क्रिएट होगा, आने वाले सालों में टैक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट पर ऑब्वियसली हमेशा से इन्वेस्टर्स का और बिजनेस जो डोमेस्टिक कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उनका एक मौक़िफ़ रहा है कि नहीं बढ़ना रिक्वायरमेंट चाहिए। टैक्स की आपने जिक्र किया, अब कैसा दिखाई दे रहा है? टैक्स कलेक्शन का जो एक प्रोपोर्शनल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पर ईयर। टैक्स टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव हो रही है और हाँ। ये मैं समझता हूँ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी मंशूर का हिस्सा था एक ज़माने में कि टैक्स कलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल का कहा था इन्होंने कि 8 ट्रिलियन रुपीस पे ले जाएंगे, जो उस वक्त 4 ट्रिलियन थी, तो अब 6 के करीब तो आ रहे हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जो है जो जिस जीडीपी कहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं इस ईयर भी इम्प्रूव मैं जो गई उससे है। कंसर्न हूँ, मेरा कंसर्न यही है कि अगर जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही हो, ग्रोथ है अभी 4 to 5% के लिए हमने प्रिडिक्ट किया है, वो हमारी रिक्वायरमेंट से कम है, लेकिन प्रिडिक्शन है कि 4 to 5% की ग्रोथ आएगी। अगर 4 to 5% की ग्रोथ आ रही हो जीडीपी में और हम कहें कि 10 to 15% ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन में, टैक्स टू जीडीपी रेशो तो बढ़ रही होगी, लेकिन वो इज्जत कहाँ पड़ रही होगी, वो बिजनेस कम्पिटिटिवनेस पर तो पॉजिटिव असर नहीं जाएगा ना। टैक्स हमें कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बढ़ाने हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस को थोड़ा बढ़ाने सा। हैं बहुत, ये गवर्नमेंट ने भी कहा था शुरू के स्पीचेस में, यही था कि हम डायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी भी फोकस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर है, जो लास्ट जो बजट के सर फिगर्स एक हैं। और चीज़ है जो कि अभी थोड़ी चेंजेस में डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है, वो है रुपी। डेप्रिसिएशन चल रही है, डिवैल्यूएशन चल रही है, डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन रुपी जो है वो बिहेव नहीं कर रहा ज़्यादा, ऐसा क्यों है? नहीं, रुपी डॉलर के अगेंस्ट ही पैरिटी होती है ना कि वो एग्जैक्टली अगर डिप्रिसिएट कर रहा है रुपी। देखिए इसमें जो स्पेकुलेशन भी है और जो एक रियलिटी है जो नज़र आ रही है कि ऑब्वियसली फेयर वैल्यू ही है। आने वाले क्वार्टर में कोई बड़ा हैवी इनफ्लो एक्सपेक्टेड नहीं है डॉलर में। जो As in? आईएमएफ के ट्रांस थी वो आ चुकी है, चुकी Okay. है आपके पास। आप सेविंग करते थे, इस दफ़ा हमारी सेविंग हुई है कि उम्रे में रुकावटें रही हैं, हज पर नहीं गए, तो वो जो एक फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। हमारे यहाँ 24 से ज़्यादा 25 के करीब बिलियन डॉलर के करीब कमर्शियल बैंक में और स्टेट बैंक के पास रिजर्व मौजूद हैं। ओके लेकिन आने वाले दौर में आउटफ्लो तो है, आईएमएफ को पैसे देने हैं ना, जो ट्रांच वापस जानी होती है, जो लोन रिडीम करना होता है, लेकिन कोई पाइपलाइन में कोई हैवी इनफ्लो अभी नहीं है, एक्सेप्ट कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिए हैं, लोन लिया है ओपन मार्केट से, वो उसका पैसे भी आ चुके हैं, बॉन्ड्स एंड टी बिल्स बॉन्ड्स की बात के कर पैसे रहे भी हैं आ गए, तो उसमें अभी तो इन्फ्लोज तो हो चुका है, लेकिन जब आपके पास आउटफ्लो हो लेकिन इनफ्लो एक्सपेक्टेड ना हो तो रुपये पे प्रेशर आता है। स्पेकुलेशन भी होती है, लेकिन एक रियल टर्म में भी उस पर प्रेशर आता है। अब मसला ये है कि उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए। देखिए जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी रुपये की अगर चाहते हैं तो वो लोन से नहीं होती। अच्छा उसके लिए आपको यकीनी तौर पे एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, इन्हांस करनी होगी, या एफडीआई पे जाएगी बात। एफडीआई की सूरत हाल पाकिस्तान में काफ़ी ख़राब रही एंड है। व्हाट अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि रोशन एक डिजिटल अच्छा अकाउंट का पैसा तो इनिशिएटिव है? देखें, उसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के पैसे आ चुके हैं, 1 बिलियन से ज़्यादा आ चुके हैं, 1.5 से सर क्रॉस कर अपडेट चुके को हैं। क्रॉस कर गया। लेकिन उसमें देखें ये कौन से पैसे हैं, ये उस जगह से आए हैं। ये नहीं कि पहले ये पैसे नहीं आते थे, पहले भी आते थे, लेकिन प्रॉपर चैनल मौजूद नहीं था पहले। मुश्किल से आते थे। उसके लिए एक प्रॉपर चैनलाइज कर दिया गया, उसको फैसिलिटेट किया गया है। वो ये जो 25 बिलियन डॉलर्स आपके रिजर्व में है, इसमें वो रोशन डिजिटल वाले तो जमा है ना, बिल्कुल वो भी इसका पार्ट है। उसके बाद ये सब कुछ सूरत हाल डेवलप हुई है, तो इसमें कोई मेरिकल चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसका असर जो है वो ज़ाहिर है रुपये की पैरिटी पर आ रहा है, रुपये डॉलर पैरिटी पर भी आ रहा है। सर इकोनॉमी के अंदर अब क्या ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, पॉजिटिव ट्रिगर्स? सिर्फ पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं मिक्स ओवरऑल ट्रिगर्स क्या देखिए, दिखाई दे रहे ट्रिगर्स जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जो चीज़ है इकोनॉमी में, जिसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो डिक्लाइन में जा रहे थे, उन्होंने एटलीस्ट एक यू टर्न लिया है। मतलब पॉजिटिव की तरफ हम जाना तो शुरू हुए हैं ना।
एटलीस्ट ट्रैक पे तो आए हैं हम। ट्रैक पर हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट है ना, जो स्पीड रिक्वायर है हमें, वो अभी वो स्पीड पे नहीं आए हम लोग, उस स्पेस पे उस नहीं आए। स्पेस पे नहीं आए। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे जीडीपी की बात करते हैं हम, अगर हम कहते हैं कि 4 to 5% ग्रोथ अचीव भी कर लेंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 7% है। पॉजिटिव में हम आ गए हैं, शुरू हुआ है, यू टर्न लिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि हम सेटिस्फाई होकर बैठ जाएं। अभी हमें और काम हमें करना है। हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन टैक्स कलेक्शन अकेला टैक्स कलेक्शन का बढ़ना कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ना हो। क्योंकि उसके बाद ये होगा, अगर आप टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ कम हो रही है, तो और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जब तीनों चीज़ों को एक साथ हम मिला के देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेविंग्स होंगी ना, वो यूटिलाइज हो रही होंगी, डिस सेविंग्स हो जाएगी, सेविंग्स कम होना शुरू हो जाए। Right. लोग टैक्स भी दे रहे हैं, ग्रोथ भी कम है, इन्फ्लेशन भी है, कहाँ से यूज़ कर रहे होंगे? सेविंग्स यूज़ हो रही होंगी ना। सेविंग्स के यूज़ होने का मतलब होता है सर, कि आने अब वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ओके, और अब जो कि एक ये लॉकडाउन की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, कोविड का जो केसेस हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन चैलेंजेस को अब कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को? उसमें देखिए दो उसके एस्पेक्ट हैं। एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव भी उसका एक पहलू है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोविड की वजह से बहुत सारी डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ जिस तरह से तबाह हुई हैं, जिस तरह से उनकी इकॉनमी ख़राब हुई है, और जितनी कैजुअल्टीज़ के केसेस वहाँ हैं, जितने नंबर ऑफ़ डेथ्स वहाँ हैं, पाकिस्तान पे बहरहाल हमारी स्ट्रेटजीज़ के हैं, अल्लाह का करम के हैं कि हमें वो सूरत हाल बहरहाल फेस नहीं करनी पड़ी। ओके। दूसरी चीज़ ये कि उसके बावजूद जब नेगेटिव ग्रोथ रहा तो हमारा भी नेगेटिव रहा था, लेकिन बहुत माइनर सा नेगेटिव। उसके बाद हम पॉजिटिव, कम हुआ, ग्रोथ कम रही, पॉजिटिव तो रही ना। बिल्कुल। सर, आपने वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी जिक्र किया, तो मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, उसका एक अपना इंडिविजुअल पार्ट है। आईटी सेक्टर जो कि $2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट अब क्रॉस कर चुका है। तो और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप समझते हैं कि पोटेंशियल है और उनको वे आउट करने की उनके लिए देखिए, ज़रूरत है? इस पर बहुत अरसे से बहस होती रही। टेक्सटाइल पर तो ज़्यादा रिलाय हम कर नहीं सकते। ओके। टेक्सटाइल जो क्यों सर? पूरी दुनिया नहीं करती, रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट है। ओके। पूरी दुनिया में रिसोर्स बेस का हिस्सा कम हो रहा है, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट बढ़ रही हैं। इस पर अगर रिलाई करते रहे तो हम पीछे जाते रहेंगे। पूरी दुनिया जो है वो नॉलेज बेस, हाई टेक पर, बायोटेक पर, इस तरह की चीज़ों पे आ रही है, हमें उसी ओके। तरफ जाना है। टेक्सटाइल पे इसलिए भी रिलाई नहीं कर सकते कि जो हम पिछले साल के एग्जांपल देते हैं, पिछले साल की अगर फिगर देखें तो टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन में एक्सपोर्ट बढ़ी थी, लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, यार्न और फैब्रिक, उसकी एक्सपोर्ट कम हुई थी। ओके। ओवरऑल बढ़ गई थी, लेकिन उनकी कम हुई थी। उनकी कम होने का बेनिफिट ये हुआ था कि वो जब एक्सपोर्ट नहीं हुई थी कोविड की वजह से, बांग्लादेश वगैरह को हम भेजते थे, वो फिनिश गुड बनाते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे, तो वो रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमने ही यूज़ कर लिया, फिनिश प्रोडक्ट्स बना दी। वो एक चीज़ सामने आई, अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि अगर हम फिनिश गुड्स पे फोकस करें तो हम ज़्यादा पैसे अर्न ज़्यादा कर सकते कैपिटल हैं। ले सकते तो हैं वो उससे। उसके वो रीज़न थी पिछले साल के, यार्न एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, फैब्रिक ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो वो हमेशा के लिए उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अभी जो फोकस है, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज की है। अभी इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ गए हैं हम, ऑटो की इंडस्ट्री पे हम गए हैं। आईटी सेक्टर ने ग्रो किया है, इस दफ़ा आईटी ने ग्रो किया है। टेलीकॉम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इंजीनियरिंग गुड्स में हमने ग्रो किया है। ये आने वाले दौर की फोकस हमें करना होगा। ये इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमें कम्पिटिटिवनेस क्रिएट करनी होगी। आपने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया। ऑटो सेक्टर की मार्वलस परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, ऑटो सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब कहाँ देख रहे हैं आप ऑटो सेक्टर, अगर एक्सपोर्ट की दुनिया में भी हम आते हैं तो यहाँ पे कितना चार्म मौजूद होगा? ऑटो में हमारे पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और मुझे वो कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले की बात है कि जब कंपेयर किया जाता था, स्टेट बैंक पाकिस्तान की अपनी एक रिपोर्ट थी, जब हम कंपेयर करते थे कि कौन सा सेक्टर कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहा है, तो जो सबसे कम कैपेसिटी यूटिलाइज होती थी वो टेक्सटाइल में होती थी। ओके। 1/3 कैपेसिटी जो थी वो आइडल रहती थी, 76-77% कैपेसिटी यूज़ करते थे। ऑटो सेक्टर वाहिद सेक्टर था जो मोर देन 100% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करता था, ओवर टाइम लगाते थे। ओके। द रीज़न इसके उसकी एक्सपोर्ट्स भी थी, और एक्सपोर्ट में फिर अगर बाइफर्केशन करें, हमारी ट्रैक्टर की एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रही है, हमेशा ज़्यादा रही है ट्रैक्टर्स की। तो ओवरऑल भी ऑटो का अच्छा रहा है हमारा, लेकिन उसमें ट्रैक्टर जो था, उसमें एग्री प्रोडक्ट्स जो एग्री बनते हैं, प्रोडक्ट्स, राइट। तो ऑटो पर हम फोकस कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है। टेक्नोलॉजी अब चेंज हो रही है, अब मतलब है
इलेक्ट्रॉनिक्स कारों पर आ रहे हैं लोग, एनवायरमेंटल फ्री टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो वो हमें साथ साथ अपने आप को डेवलप करना होगा। राइट सर, मैं पूछना चाहूँगी जो एक्सपोर्ट से कनेक्शन है अभी डीवैल्यूएशन का, क्योंकि हमने आज टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ सेक्टर्स जी। इन द मार्केट अच्छे परफॉर्म करते हुए देखे हैं, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीवैल्यूएशन एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए? बहुत पुरानी बहस है, 3 डिकेड से ये हो रहा है और दोनों तरफ से आर्गूमेंट आते हैं और दोनों ही वैलिड आर्गूमेंट है कि डिप्रिसिएशन करने से शायद एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में ऐसा हुआ नहीं है, कुछ अरसे के लिए होता है, लेकिन हमने कुछ दोबारा अरसे ये हमने आई थिंक इसके अगर ऐसा तजर्बा भी होता किया तो था। 30 साल में से डिवैल्यूएशन के बाद फिर तो एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा हो जानी रॉकेट हो चाहिए जानी चाहिए हो थी। जानी चाहिए थी। इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा होता है। असल में डिप्रिसिएशन का जब इम्पैक्ट देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी या इंपोर्ट बढ़ेंगी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती है, इंपोर्ट महंगी हो जाती है। देखना ये होता है कि जब डिप्रिसिएशन होती है तो उसका डायरेक्ट लिंक होता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन से, बिल्कुल, इसलिए कि जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, जो दवाएं और मेडिसिन और फूड्स आइटम इंपोर्ट हो रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, वो सब महंगी हो जाती हैं, वो सब महंगी हो जाती हैं डिप्रिसिएशन होने से, क्योंकि उनकी इसको बैलेंस रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। नहीं बैलेंस भी नहीं, इसमें कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं। आपके लिए जो डेट पे करना होता है ना, राइट, वो तो खामखा आपकी बढ़ जाता है ना उसका अमाउंट तो डोपीज में। एग्जैक्टली, तो जब आपका डेट जो आपने पे करना था वो बगैर विदाउट एनी रीज़न आपका डेट पेएबल बढ़ जाएगा। गया, इंटरेस्ट जो आपने पे करना है वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस तो नहीं है, वो कहाँ से कमाएगी? गवर्नमेंट क्या करेगी जब ज़्यादा पे करना पड़ेगा? ओके, गवर्नमेंट तो टैक्स ही करेगी ना, बढ़ाएगी। गवर्नमेंट की टैक्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक, तो ये डिप्रिसिएशन जो होती है उसको पूरे सिनेरियो में देखना होता है। एग्जैक्टली बैलेंस रखना पड़ता है। इस पर मजीद बात करेंगे, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,500 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,740 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1,796.70 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 71.91, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 74.50। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 187.50, सेलिंग वाज 189.50, यूके पाउंड बाइंग रही 189.50, सेलिंग वाज 221 रुपीस, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.70, सेलिंग वाज 161.70, चाइनीज युआन बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65, Saudi Riyal buying at 42 rupees, selling was 42.90. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50. Kuwaiti Dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस हम पॉज होते हुए देख रहे हैं, लेकिन लोकल मार्केट में इसका एम्फेसिस ज़्यादा है। गोल्ड प्राइस थोड़े से इजाफे के साथ 1,10,000 पे नजर आते हैं पर तोला प्राइस। एंड अगर हम इंटरनेशनली ऑयल प्राइस की बात करें तो यहाँ भी कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं $74 के अराउंड। इट मीन्स कि 75 जो कि एक फियर था वो भी होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लास्ट कमेंट डॉक्टर मेहर साहब से लेते हैं। सर, क्या दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइस जो कि डेली बेसिस पे कुछ बढ़ते हुए और आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं $70 to $75 के अराउंड? नहीं, इंक्रीज आएगा। कोविड में एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया था, अब वो रिवर्सल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज़ कह सकता हूँ तो जो सर सारा अगला पिछला हिसाब नहीं पूरा नहीं हो नहीं रहा है, होगा, ये नहीं तो होगा, नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि हमें ये चीज़ भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि इंटरनेशनली ऑयल की डिमांड में जो ग्रोथ आ रही थी वो ग्रोथ अब उस तरह से नहीं रही। सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो चुकी हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इस तरह से वो ग्रोथ रेट नहीं होगा। बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे भी आएगा। $75 तक जाएगा या फिर $80 को भी टच कर सकता है? आप कहाँ देख रहे हैं? फोरकास्ट क्या है सर? देखिए, अब इसका 70-75 का ही हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हम ये कहें बिफोर कोविड वाली सूरत हाल रिवाइव कर जाएगी तो वो रिवाइव नहीं करेगी। ओके, उस तरह की सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कि उसका असर बहरहाल डोमेस्टिक मार्केट पे आएगा। और गवर्नमेंट को इस वक्त जो है ना, यही ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त है ना, हमें जो स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, अगर गवर्नमेंट को हमें एडवाइस दे सकते हैं तो उसमें ये है कि इस सूरत हाल में डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करना होगा, रुपी डिप्रिसिएशन को, और उसके राइट, दो ही चीज़ों पे फोकस करना है। आप एफडीआई पे फोकस करें और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को एग्जैक्टली क्रिएट करें। इन दो चीज़ों से ठीक है। सस्टेनेबिलिटी आएगी, ग्रोथ होगी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होगा, एक एफडीआई पे और दूसरा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।